नमस्कार दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में जो कोल क्राइसिस हो रहा है उसके ऊपर। आप जैसे कुछ आर्टिकल्स में ये पढ़े होंगे कि अभी कुछ दिनों में इंडिया में एक पावर शॉर्टेज होगा क्योंकि इंडिया के पास उतने कोल्स नहीं है जितना कोल्स का इंडिया को ज़रूरत होता है थर्मल पावर जनरेट करने के लिए। तो आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया के पास उतना ज़्यादा कोल एक्स्ट्रा में रिजर्व में नहीं था, प्लस इंडिया कैसे इस पावर शॉर्टेज का जो होगा इसको मैनेज कर पाएगा, और अभी दुनिया में कोल के प्राइसेस क्यों बढ़े हुए हैं। तो इन सब बातों को आज डिस्कस करेंगे। तो बिना ज़्यादा देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो इंडिया का जो कोल शॉर्टेज है वो केवल इंडिया तक ही सीमित नहीं। ये जो कोल शॉर्टेज है ये दुनिया में हर कंट्री अभी फेस कर रहा है जिसका इकोनॉमी बहुत बड़ा है। लेकिन इकोनॉमी वाइज में अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना का इकोनॉमी सबसे बड़ा है, इसलिए इन दोनों को ये कोल क्राइसिस ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। वहीं आप यूएसए को अगर देखें तो यूएसए के पास अपने तेल के रिजर्व है, तो वो लोग अपना जो थर्मल पावर होता है वो तेल के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, तो उन लोग को उतना ज़्यादा कोल का कुछ शॉर्टेज नहीं हो रहा है। इंडिया 66 से लेकर 70% जो भी पावर प्रोड्यूस करता है वो कोल बेस्ड पावर होता है, मतलब कोयले को जलाकर। हालांकि अभी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस किया, लेकिन फिर भी इंडिया उतना रीन्यूएबल एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता जिससे इंडिया का 50% पॉपुलेशन उसको कंज्यूम कर सके। इंडिया का रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वही 30% तक में है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और इंडिया एक टाइम में बहुत ज़्यादा सरप्लस पावर प्रोड्यूस कर रहा था, तो सरप्लस पावर प्रोड्यूस करने के कारण कुछ जो पावर प्लांट्स जैसे कि टाटा और अडानी का एक पावर प्लांट था गुजरात में, तो ये दोनों पावर प्लांट्स को शट डाउन कर दिया गया क्योंकि ये लोग का जो यूटिलिटी कॉस्ट है वो काफ़ी हाई था और जो ये लोग चार्ज करते वो काफ़ी कम था। तो इन लोगों का वहाँ पे लॉस हो रहा था क्योंकि गवर्नमेंट का भी कुछ रेगुलेशन है कि आप इतने अमाउंट से ज़्यादा पावर का प्राइस बढ़ा नहीं सकते। उसीलिए ये दोनों पावर प्लांट्स को बंद करना पड़ा क्योंकि इन लोगों का यूटिलिटी कॉस्ट ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जो ये लोग अर्न कर रहे थे। प्लस टाटा और अडानी का ये जो पावर प्लांट बंद हुआ उसमें ये लोग जो पावर सप्लाई देते थे दूसरों को, वो पावर सप्लाई का कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता था इंपोर्टेड कोल के ऊपर। ये लोग बेसिकली जितने प्राइस में कोल को इंपोर्ट करते हैं उसी में थोड़ा अपना प्रॉफिट जोड़ के आगे बेचते थे। तो जैसे जैसे कोल का प्राइस बढ़ने लग गया तो ये लोग अपना जो लिमिट है जितना भी ये लोग बेचते थे उसमें ये लोग का ठीक से हो नहीं रहा था, कंफर्टेबली ये लोग सेल नहीं कर पा रहे थे। इन लोगों को रेट बढ़ाना था लेकिन गवर्नमेंट ने बढ़ाने नहीं दिया, गुजरात के गवर्नमेंट ने। तो बाद में ये लोगों को अपना जो पावर प्लांट है उसको शट डाउन करना पड़ा। दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज है जो न्यूक्लियर पावर को परहेज करते हैं, जैसे कि न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी। तो अभी जर्मनी की जो एंगला मर्केल है उन्होंने न्यूक्लियर पावर को अपने कंट्री में यूज़ करने से बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन अभी जैसे जैसे कोल के प्राइस बढ़े तो उनको भी अभी कोल इंपोर्ट ही करना पड़ रहा काफ़ी ज़्यादा पैसा देकर। अभी मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ कोल के प्राइसेस कितने कितने बड़े हैं और कौन कौन से टाइप के कोल के प्राइसेस बढ़े हैं। तो सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया का जो न्यू कैसल कोल है, उसका प्राइस सितंबर 2020 से सितंबर 2021 मतलब एक साल में लगभग 2.5 टाइम्स बढ़ गया, यानी 250% का इंक्रीज हुआ है। वहीं इंडोनेशिया का जो कोल है वो $60 पर टन से बढ़ के $200 पर टन तक हो गया है। इंडोनेशिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है कोल का और इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है इंडोनेशियन कोल का। वहीं दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसीलिए बहुत ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट ये सारे कोल का यूज़ कम से कम करना चाहते हैं ताकि वो लोग जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट है उसको बिना बढ़ाए आगे सबको फॉरवर्ड कर सके। जैसे अगर ये लोग बहुत ज़्यादा महंगे कोल परचेज करेंगे तो हम लोग को भी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, और इसीलिए बहुत सारे जो पावर प्लांट है वो शट डाउन हो गए क्योंकि वो लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो लोग इतना महंगे कोल को खरीद के हम लोग को चीप अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी दे सके। और ये जो कोल का क्राइसिस हुआ उसके पीछे भी एक रीज़न अगर बताया जाए तो 2020 का पैंडेमिक था। तो जैसे 2020 का पैंडेमिक था तो इंडस्ट्रीज पूरे दुनिया के लगभग ठप पड़े थे, पूरे दुनिया में लॉकडाउन था, तो इंडस्ट्री भी उतना ज़्यादा वर्क नहीं किया। तब क्या हुआ, इंडस्ट्री वर्क नहीं किया तो जो कोल का प्राइसेस है वो भी कम होने लगा, और इसके कारण क्या हुआ, जो कोल प्रोड्यूस करते थे माइन से वो लोग भी अपना जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दिया। देख रहे हैं कि वो लोग का दाम बढ़ नहीं रहा तो वो लोग भी अपना प्रोडक्शन कम कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि दुनिया एक साल के अंदर वापस से नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि नॉर्मल कुछ हुआ नहीं है, अभी भी कोरोना वायरस है, लेकिन वही है कि वैक्सीन बहुत जल्दी बन गया है। वैसे देखा जाए तो ये जो वैक्सीन बना कोरोना वायरस का वो सबसे फास्टेस्ट वैक्सीन बना है वर्ल्ड में। तो कोरोना वायरस से पहले जो वैक्सीन बना था सबसे फास्टेस्ट वो था 4 साल के अंदर, लेकिन वही कोरोना वायरस 1 साल के अंदर ही बन के तैयार हो गया। इससे हुआ ये कि जो कंट्रीज लॉकडाउन में थे वो धीरे धीरे अपने लोगों को वैक्सीनेट करवाने लगे। लोग वैक्सीनेट हुए तो लोग काम पे जाना शुरू किए तो इंडस्ट्रीज खुलने लगे, और इसी के कारण अचानक से एक रैपिड इंक्रीज हुआ कोल के डिमांड को लेकर। बहुत सारे कंट्रीज को कोल चाहिए क्योंकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैन्युफैक्चर करना है। एक साल में उन लोगों का जो लॉस हुआ है बिना कुछ काम किए उसको वो लोग कैंसिल आउट करना चाहते हैं, इसीलिए इस साल वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा पावर का ज़रूरत पड़ेगा, और ज़्यादा पावर के लिए ज़्यादा कोल परचेज करना पड़ेगा। इसीलिए अचानक से कोल के डिमांड में एक रैपिड इंक्रीज आया।
चाइना दुनिया का 50% कोल अकेले प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके बावजूद चाइना को कोल का शॉर्टेज हो रहा है। लेकिन चाइना के पास एक बेनिफिट ये है कि उसके पास बहुत ज़्यादा कैश रिजर्व पड़ा हुआ है, तो वो जिस कंट्री से चाहे उस कंट्री से कोल परचेज कर सकता है, और जो भी कंट्री जितना अमाउंट बोले चाइना उसको देने के लिए तैयार है अभी। तो चाइना भी जहाँ से भी हो सके वहाँ से कोल परचेज कर रहा है। चाइना साउथ अफ्रीका, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, रशिया, कोलंबिया, मोजाम्बिक, ये सब कंट्रीज से कोल परचेज कर रहा है। प्लस चाइना के पास एक एडवांटेज ये है कि कजाकिस्तान और जो रशिया है वो चाइना के साथ अपना बॉर्डर लैंड के थ्रू शेयर करते हैं, तो चाइना इजीली लैंड के थ्रू वो सारे कंट्रीज से कोल इंपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इंडिया का जो लोकेशन है वो उसको डिसएडवांटेज में डाल रहा है। इंडिया किसी भी कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर नहीं शेयर करता, इसीलिए इंडिया को सी के थ्रू कोल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, और सी के थ्रू इंपोर्ट करने में टाइम लगता है। प्लस इंडिया ने कुछ चालाकी ये भी किया है कि पिछले साल चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के जो शिप्स थे उसको अपने बंदरगाह में रोक के रखा था, तो इंडिया ने क्या किया, धीरे धीरे वो सब शिप से जो कोल थे उसको परचेज कर लिया कम अमाउंट में। वहीं ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन चाइना ऑस्ट्रेलिया से नहीं खरीद रहा, क्योंकि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अभी कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे पिछले साल कह दिया था कि कोरोना वायरस किस कंट्री के थ्रू स्प्रेड हुआ है, इसको लेके एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो चाइना इसको लेके तब से बहुत नाराज था, तो इसीलिए चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो टाइज है वो काफ़ी वीक हो गए हैं, और चाइना इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट नहीं कर रहा। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज़्यादा कोल के रिजर्व्स है उसके कंट्री में। वहीं हम लोग के जो पावर मिनिस्टर है आर.के. सिंह, उन्होंने ये कहा है कि 40 से 50 हज़ार मेगावाट का जो थर्मल पावर प्लांट होता है वो सब में 3 दिन से भी कम का कोल बचा है। तो ये वाला सिचुएशन को देख के मेरे को 1991 का याद आ रहा है। उस वक्त भी इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व कुछ दिनों के पड़े थे, और अभी भी वैसा ही इंडिया के पास कुछ दिनों के बस कोल रिजर्व रखे हुए हैं, और वो भी 3 दिन के लिए केवल। उसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लास्ट ईयर भी ऐसा सिचुएशन आया था, लेकिन लास्ट ईयर इंडिया ने उसको अच्छे से मैनेज कर लिया था, लेकिन पिछले साल मैनेज इसलिए हो पाया क्योंकि उस वक्त इंडस्ट्रीज बंद थे। इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा कोल का कंज्यूम करते हैं, तो जब वो बंद थे तो वो सिविलियन यूज़ के लिए कोल आ सका, और इससे पिछले साल इंडिया को कोई कोल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इस साल इंडस्ट्रीज ने बहुत जल्दी में जो काम करना शुरू किया, उसे इस बार लग नहीं रहा कि इंडिया जो ये कोल का शॉर्टेज है उसको फुलफिल कर पाएगा। एक और फैक्ट ये है कि 3 करोड़ हाउस होल्ड का इंक्रीज हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं पिछले 18 महीनों में। अभी कुछ डेटा दे रहा हूँ पावर रिक्वायरमेंट को लेकर, तो अगस्त से लेकर सितंबर 2020 तक लगभग 106 बिलियन यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया जाता था पर मंथ। वहीं अगस्त से लेकर सितंबर 2021 में ये नंबर बढ़ के 124 बिलियन यूनिट्स पर मंथ हो गया है, तो मतलब लगभग 18 बिलियन यूनिट्स ऑफ पावर का कंजप्शन बढ़ चुका है एक साल के अंदर। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के 135 पावर प्लांट्स के पास केवल 2 से 4 दिन तक का कोल सप्लाई मौजूद है। वहीं अगस्त के महीने में यही सब पावर प्लांट्स के पास 13 दिन का कोल सप्लाई था, तो एक महीने के अंदर 13 से हम लोग 4 दिन पे आ गए हैं। और इंडिया को ये कोल का शॉर्टेज केवल डिमांड बढ़ने के कारण ही नहीं हुआ, इसके साथ और भी कुछ फैक्टर्स है। तो सबसे पहला तो फैक्टर वही, इंडिया में जो अभी ये कोल क्राइसिस चल रहा है उसके पीछे केवल वर्ल्ड में जो डिमांड बढ़ा वही नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो पहला फैक्टर तो वही है कि दुनिया में अचानक से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया, और इसको लेकर कोल का जो प्राइसेज है वो भी बढ़ गया। वहीं दूसरा रीज़न यह है कि अपने वहीं आत्मनिर्भर भारत के अंडर में इंडिया कोशिश ये कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ वो खुद से प्रोड्यूस करे, तो वो कोल का जो इंपोर्ट है उसके ऊपर भी फोकस किया कि कोल का इंपोर्ट धीरे धीरे हम लोग कम करेंगे और हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे अपने अकॉर्डिंग कोल को लेकर। इंडिया ने पहले कोल का इंपोर्ट ज़्यादा करके नहीं रखा, क्योंकि तब भी कोल का प्राइसेस बहुत ज़्यादा था। कोल का प्राइस ज़्यादा था तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं होगा कि आप पहले से कोल को ज़्यादा दाम में परचेज करके रख ले और बाद में जब कोल के दाम कम होंगे तो आप उस कोल को वापस से यूज़ करिएगा। तो ये लॉजिक नहीं था। तो इंडिया को लगा कि कोल के दाम कुछ आने वाले कुछ महीनों में कम होंगे, लेकिन हुआ नहीं, हुआ इसके उल्टा, दाम और ज़्यादा बढ़ गया। और अभी केवल कोल के दाम ही नहीं बढ़ रहे, अभी जो गैस है, ऑयल है, ये सब के दाम भी बढ़ रहे हैं। गैस और ऑयल मतलब क्रूड ऑयल और CNG गैसेज, वो सब, ये सब के भी दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि गली इन सब का डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है। प्लस ये सब को देख के मेरे को अपने पुराने वीडियो में ये याद आया कि उसमें सब कंट्रीज मिल के कह रहे थे कि वो लोग पेरिस क्लाइमेट डील के अकॉर्डिंग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन अभी ये सब को देख के ये पता चल रहा है कि दुनिया कितना बड़ा हिपोक्रेट है। एक तरफ वो लोग कहते हैं कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट करेंगे, वहीं अभी दूसरी तरफ सारे कंट्रीज कोल ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करके स्टॉक में रखने की फिराक में है, ताकि वो लोग को कोई पावर क्राइसिस फेस ना करना पड़े। और तीसरा रीज़न ये है कि पावर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज कमोडिटी बन गया है। कोई भी पार्टी इलेक्शन जीतने से पहले यही वादा करता है कि इस बार अगर वो लोग इलेक्शन जीत जाएंगे तो जो पावर के प्राइसेस है वो माफ़ कर देंगे। हालांकि ये कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनता कि मतलब आप कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस होता है उसका कुछ ना कुछ प्राइसेस होता है। आप ऐसे किसी भी चीज़ को ज़ीरो करके नहीं बोल सकते हैं, ज़ीरो करके आप किसी को दे नहीं सकते हैं।
उसके लिए किसी ना किसी को तो पैसा देना ही पड़ेगा। प्लस जो फार्मर्स होते हैं ये लोग सबको भी आप सब्सिडी में जो पावर देते हैं उसके कारण भी कंपनी के ऊपर बोझ पड़ता है। कंपनी का जो यूटिलिटी कॉस्ट है कंपनी को उसको तो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर कंपनी को अपना जो यूटिलिटी कॉस्ट है वो भी पूरा पे नहीं कर पा रहा अर्न करके तो ये कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा, और प्रॉफिटेबल बिजनेस जब नहीं रहेगा तो कोई उस बिजनेस के फील्ड में एंटर करेगा भी नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इसके ऊपर कि इस बार सारे जो पर्सन है उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर दिए जाएंगे। चौथा रीज़न ये है कि इस बार सितंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ। इसके कारण ये हुआ कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वहाँ पर कोल माइंस के अंदर भी पानी घुस गया, प्लस जिस रास्ते से कोल को ले जाया जाता था वो सारे रास्ते भी ढह गए पानी के कारण से। तो इसके कारण हुआ ये कि जो ट्रक्स कोल का सप्लाई करते थे वो लोग भी सप्लाई नहीं कर पाए, और जो ये सप्लाई चेन है उसके ऊपर इफेक्ट आया ये रेन के कारण। और अभी कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगा। अनिल जैन जो कि कोल सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनके अकॉर्डिंग इंडिया को हर दिन 60 से लेकर 70,000 टन कोल का शॉर्टेज पड़ रहा है। 165 गीगावाट वाले जो थर्मल पावर प्लांट है उनके पास केवल 5 दिन का इन्वेंटरी है, मतलब 5 दिन का कोल का स्टॉक है। और 1 गीगावाट होता है 10,000 मेगावाट, तो 10,000 मेगावाट इक्वल टू 1 गीगावाट होता है। तो आप ये खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। 165 गीगावाट के जो पावर प्लांट्स है उनके पास केवल 5 दिन का इन्वेंटरी है, मतलब 5 दिन का सप्लाई है कोल का। वहीं 127 गीगावाट के 104 पावर प्लांट्स है, उनके पास केवल 7 दिन का इन्वेंटरी है, यानी कोल सप्लाई है। और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग इंडिया के 132.2 गीगावाट के जो पावर प्लांट्स है उनके पास केवल 7 दिन का इन्वेंटरी है, और 132 गीगावाट के कुल इंडिया में 108 पावर प्लांट्स है। और इंडिया के 16 पावर प्लांट्स के पास अभी कोई भी स्टॉक नहीं है, जीरो स्टॉक है। वहीं 72 पावर प्लांट्स के पास केवल 3 दिन का स्टॉक है। ये PSUwatch.com की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। वहीं इंडिया के पास आने वाले दिनों में क्या क्या ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन तो यही है कि इंडिया सिस्टमेटिक लोड शेयरिंग करे। सिस्टमेटिक लोड शेयरिंग मतलब कुछ घंटे आप इस स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो फिर कुछ घंटे आप अगले स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो जैसे पहले हुआ करता था, कुछ घंटों के लिए इलेक्ट्रिसिटी रहता था और बहुत टाइम के लिए नहीं रहता था। दूसरा चीज़ गवर्नमेंट ये कर सकता है कि गवर्नमेंट जो बंद पड़े थर्मल पावर प्लांट्स है उन सबको थोड़ा इंसेंटिव देकर वापस से स्टार्ट करवा सकते हैं, कि वो लोग ताकि वो लोग अगर फिर से स्टार्ट कर सके तो जो ये सिस्टमेटिक ओवरलोडिंग है उसका जो भार पड़ेगा वो थोड़ा कम होगा। और कोल प्राइसेस के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट 555 पॉइंट्स नीचे गिर गया। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज जो ये कोल क्राइसिस था वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ पाए। तो इसी के साथ धन्यवाद।